वो शेयर हो रहा है क्या कैमरा? नहीं, अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम लोगों ने किया हुआ था। अब हम करते हैं कैमरा। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन के यूजर्स, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर है? ऑनलाइन के यूजर्स डन। कल हमने बड़ी मजे मजे की बातें पढ़ी थी। आप लोगों ने अब तक तो रट्टा भी मार लिया होगा। इतना तो मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। अगर घर जाके सिर्फ एक ही टेबल आपके सामने जगमगा रहा हो तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपका दिल कि यही ना हो कि इसे रट्टा मार लिया जाए। तो आपने कुछ ग्रुप्स भी बना लिए होंगे इसके, और 50 मिनट भी पूरे करने हैं। कंप्यूटर की इको भी आ रही है। अभी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं जी। तो फिर आप लोगों ने ये टेबल जाके देखा। मैंने आपको बताया था कि इस टेबल को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। वैसे तो तीन हिस्से बनते हैं। जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है वो एंड पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, और सबसे आखिरी वाला फाइन और सबसे आखिरी वाला जुर्माना, वो सारा कुछ इसके ऊपर पड़ेगा। उसके अलावा दो सेट है, एक सादा एक्सेस है और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस है। एक सादा वाले को ट्रांसफर करना है क्रिटिकल वाले को। तो जो क्रिटिकल वाला है वो चूंकि क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो उसके ऊपर सजाएं भी ज्यादा हैं, जुर्माने भी थोड़े से ज्यादा। सामने टेबल में जो बातें लिखी हुई हैं, मुझे बताइए उसमें कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो? आज मुझे लग रहा है मैं बहुत पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से एक एक लफ्ज पे तो हमने बात की थी। तो चलें, सारे सवाल देखने के बाद भी हमें बड़ा मौका। कल कहा भी था कि पढ़ना है, अब तो जो है ना पढ़ना पड़ेगा जी। कोई सवाल? अवाम खामोश। ऑनलाइन वाले हजरात नो सर, उन्होंने सवाल पे पहले ही नो चिपका दिया जी। आवाज, स्क्रीन, कैमरा क्लियर आ रहा है ताकि हम आगे बढ़े? सर ग्लोरिफिकेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। यस, द ओनली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर वाले 6 में से को रिपीट करने का कहते हैं तो मैं छोड़ता भी ना आपको, कि खुदा का खौफ करे। ग्लोरिफिकेशन बेसिकली क्या है? ग्लोरिफिकेशन का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा अच्छा करके बयान करना। हम कहते हैं ग्लोरीफाई करना, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेस करना, किसी के बारे में कुछ खुशामद करना, किसी को जो है ना, किसी को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, वो ग्लोरिफिकेशन होती है। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की एक जुर्म है, और उस जुर्म को आप खूबसूरत करके प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। या आप उस पे, जिसने, फर्ज करें आपको पता लगा किसी ने जुर्म किया और आप उसको दाद दें, पब्लिकली दाद दें, आप ऑनलाइन उसे मतलब सबके सामने कहें यार शाबाश चीते, तूने जो काम किया ना वैसा तो कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, यानी कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे में आप जुर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन शायद किसी और मुजरिम को ये चीज बता रहे हैं कि यार देखो ये कितना मजे का जुर्म होता है। जितनी भी मूवीज होती हैं जिसमें क्रिमिनल को दिखाते हैं, जितना मर्जी इवल माइंडेड दिखाते हैं, उसको एंड पे हराना जरूर होता है, हरा के जरूर दिखाना होता है। हालांकि अगर रियलिटी दिखाना चाहें तो उसे जिता भी सकते हैं, और अक्सर जिता भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी जरूर दिखाते हैं जिससे छोटे बच्चों के जहन में ये ना आए कि यार देखो इस जैसा बंदा बन जाए तो बस देखो फिर तो जो मर्जी जुर्म करो, ये ऐसी है ऐसी। तो इसलिए जुर्म को तकवीयत मिलती है जब जुर्म की तशहीर की जाती है। तो इसलिए जब आप इसको तशहीर करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको अच्छा करके बयान करेंगे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि उन्होंने सबसे आखिरी लेवल का जो जुर्माना और वो सारा कुछ है उसको उस कैटेगरी में डाला है। तो एक ऑफेंस की ग्लोरिफिकेशन का मतलब है कि आपने उसको बढ़ा के बयान किया, उसको अच्छा कहा, किसी के सामने उसकी तारीफ की, पब्लिकली उसको अप्रिशिएट किया, या खुद करके और आपने कहा कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें इस तरह की किसी चीज को सपोर्ट मिलेगी, वो ग्लोरिफिकेशन है। डन। कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूं। चैप्टर 18 शुरू करें तो 18 खत्म हो जाएगा और आखिरी
मतलब जुम्मे वाले दिन तक खत्म हो जाएगा। और अगर 1 शुरू करें तो 1 खत्म हो गए जुम्मे को, फिर हमें थोड़ा सा और टाइम भी मिल जाएगा जिसमें हम 18 को थोड़ा सा कर सकेंगे। तो अब मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं जो है ना ज्यादा जुल्म करूं या कम जुल्म करूं। असल में बस वो ये पे एक तशनगी सी रह जाएगी कि वो आखिरी चैप्टर रहता था, खामखा अचानक से किसी और तरफ चले गए। चले जो भी हो, जिस भी तरतीब से हो, बहरहाल होना तो है। तो फ्राइडे को फिर 1 में पता नहीं आप मुझे कितना पढ़ाने देंगे। पढ़ा तो मैं लूंगा, ठीक है। मैं 1 में से पहले रट्टे वाला पोर्शन करा दूंगा, फिर लॉजिक वाला। डन। क्योंकि मुझे फ्राइडे वाले दिन किसी ऐसे पोर्शन को लेके चलना होता है जो कि जिसमें कम पढ़ना है और आपको घर जाके ज्यादा पढ़ना हो, और बाकी दिनों में वो रखे होते हैं जिसमें हमने तसल्ली से। चलें आज आपको कहानी सुनाता हूं। कहानी कौन सी छुट्टियां? वो तो स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं। स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, वो तो यूनिवर्सिटियां भी अपने आप को स्कूल कहती हैं। क्या कहा है गवर्नमेंट ने, कब से कब तक? 23 से 6 तक छोटे बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे और बड़े बच्चों की यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। आप लोग तो दरमियानी कैटेगरी में आते हैं जी। अगेन कैंपस की इंतजामिया से आपको पूछना पड़ेगा, जो कैंपस की इंतजामिया का फैसला होगा। कल मैंने अबू बकर कैंपस में पूछा था, क्योंकि दूर से भी उड़ती हुई खबर मिले वो छुट्टी कर लेते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो फौरन से अलर्ट बैठे होंगे। तो कल जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मतलब बच्चों को हो रही है, हमें थोड़ी हो रही है। आज जाऊंगा तो पता लगेगा, लेकिन कल तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था। तो और हम कौन से कैंपस में बैठे हैं? इतवार नॉर्मल इंसान क्या करते हैं? ऑफ। और हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है शेरशाह कैंपस में रहते हुए आपने गलत हुकूक की बात की है। ये आपके हुकूक में नहीं आता इस तरह की छुट्टियां। सर्दी में घर बैठने से आपको बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं, क्लास में आने से क्लास का कूजी गर्म एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और इसमें आप ये देखेंगे क्लास का एनवायरनमेंट गर्म होता है, एक्टिव रहते हैं आप, आपका पढ़ने का दिल करता है। घर में कंबल में पड़े रहें बस बीमारी होते रहेंगे। जो लेट जाता है वो लेट जाता है। तो कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें, जोश में रहें। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर बजोरे ताकत हमें कहा तो वो और बात है, लेकिन अगर तो बजोरे ताकत नहीं कहा तो जो कैंपस की इंतजामिया कहेगी हम उस तरह से चलेंगे। अगर ये कहेंगे कि कॉलेज खुला रहेगा तो हम इसमें खुले कॉलेज में पढ़ाते रहेंगे। ये अगर कहेंगे कॉलेज बंद हो रहा है तो हम अपने दूसरे ठिकाने पे जाके वहां से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा दिया करेंगे। ऐसे में एक बिल्कुल प्योर ओनली फिजिकल बैच है सी लॉ का, वो भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कॉलेज हमें क्या कहता है। अभी तक कॉलेज ने ऐसा कोई दूर दूर तक हमें नहीं कहा। तो आप लोग रेलेवेंट बंदे से नहीं पूछते, इसलिए कि वो आपको लिफ्ट आते नहीं ज्यादा, ठीक है। तो जो मासूम आदमी आपकी सारी बातें सुन रहा होता है, तो आप ऐसे में जो जो रेलेवेंट वो है, मतलब इस कैंपस की मैं टॉप मैनेजमेंट में नहीं हूँ। आप सीए फाइनल कैंपस का कुछ पूछे मैं आपको बताऊंगा। सीए फाइनल कैंपस में हम लोग 6 तारीख तक कोई क्लास नहीं करेंगे, कल से लेके 6 तारीख तक। भला क्यों? क्योंकि उनके सेशन अभी खत्म हुआ है, उनका सेशन शुरू ही 8 जनवरी को होना है। तो मैंने तो कैंपस का आपको पूरा डिसीजन दे दिया है कि हम कोई क्लासें नहीं कर रहे इन दिनों में। सीए फाइनल कैंपस ब्लू बिल्डिंग जो सबसे खूबसूरत वाला है ना, वो इजी ले रहे हैं। उस कैंपस में ना पूरा 1 फ्लोर हमारे पास है, बाकी 7 हमारे पास नहीं है। वो असल में एसीसीए कैंपस है और हमें सीए फाइनल, क्योंकि सीए फाइनल जरा मेन सड़क पे, क्योंकि रात के वक्त क्लासेस होती हैं, यहाँ अंदर काफी रात में सुनसान होता है, तो वो फिर मेन रोड पे हम लोगों ने उस कैंपस पे उसके बेसमेंट में हमने कब्जा किया हुआ है। बाकी इससे ऊपर जो है ना वो एसीसीए वाले हैं, वो कहते हैं जी एसीसीए से हमें अच्छे खासे नोटू आते हैं। तो आपसे जितने नोटू आते हैं आपको 1 फ्लोर बहुत है, तो 1 फ्लोर पे हमारी इंतजामिया है और बाकी ऊपर क्लासेस वगैरह हो जाती है। खैर बहुत टाइम गुजारने की कोशिश की, नहीं गुजरा। चैप्टर नंबर 18 में 2 लॉ हैं। इन तीनों में से मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा यही है। इन तीनों जो चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिटेल इसके अंदर है, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है और एक काफी खुश्क है। कंपटीशन एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा कॉमन सेंस वाला है, और आर्बिट्रेशन थोड़ा सा खुश्क है। आर्बिट्रेशन की कुछ बातें हमने पहले पढ़ी थी, उस वक्त भी आपने गंदे गंदे मुंह बनाए थे, तो अब हम पढ़ रहे होंगे तो अभी भी आप गंदे गंदे मुंह बना रहे होंगे। तो फ्राइडे वाला दिन बड़ा अच्छा होगा इसकी क्लोजिंग के लिए, आर्बिट्रेशन की। कंपटीशन थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, आज इस इदारे पे बात करते हैं।
पूरी दुनिया में जगह जगह अक्सर मुल्कों में एक कमीशन होता था जिसको हम कहते थे कंपटीशन कमीशन। वो उन मुल्कों में कंपटीशन को फरोग देता था। अब समझने वाली चीज है तकरीबन 8-10 मिनट की। क्या आप इस दफा वही वाला काम करेंगे जैसा आप कभी कभी करते हैं? मुझे 8-10 मिनट तक बोलने का मौका देंगे? मुझे 8-10 मिनट तक बोलने का मौका देंगे। कंपटीशन एक्ट का ओवरव्यू देने से पहले मुझे एक अथॉरिटी का जिक्र करना है विच इज CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्क जहां पे फ्री इकोनॉमी है, या बहुत सारे ऐसे मुल्क जहां पे वो कोशिश करते हैं कि चीजें जो है वो अपने अंदर खुद ही से चलती रहें, तो वहां होता ये है कि कई दफा कुछ मोनोपोलीज बन जाती है। कई दफा कुछ लोग अपनी पोजीशंस को मिसयूज कर रहे होते हैं और गलत तरीके से डीलिंग शुरू कर देते हैं। कंपटीशन कमीशन का काम ये होता है कि मुल्क के अंदर कंपटीशन की फिजा को हमवार रखे। शायद मैंने कभी बताया हो, मैं अभी दोबारा भी उसको रिपीट करने में कोई बुरा नहीं समझूंगा। 2005 में मैंने 12,000 रुपए में कैफ का एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2005 में। और आज इतने साल बाद भी कुछ लोग 12,000 या उससे कम में पढ़ रहे हैं कैफ का ही सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों किया? कि मैं बहुत अमीर आदमी था? नहीं, मेरे टाइम पे गिनती के 1-2 इदारे थे, कंपटीशन नहीं था। मैं जब कॉलेज गया तो लिटरली, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कॉलेज गया तो एक साहब मेज पे टांगे रख के बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे। तो अंदर एंटर होते ही ना, मैं, मेरा भाई साथ था, बड़ा अजीब सा हमें हुआ कि ये किधर आ गए हैं। मतलब मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा था, सरगोदा में, उसका एक बड़ा जबरदस्त सी बिल्डिंग और बड़ा जबरदस्त सा माहौल में, इतना ग्रैंडियोर सिस्टम सोच के सोच रहा था सीए वाला तो पता नहीं किस लेवल की चीज होगा। इधर आया हूँ तो पहले ही बड़ी छोटी सी एकेडमी, एक घर में से, एक घर टाइप के स्ट्रक्चर में बनी हुई, और ऊपर से फ्रंट ऑफिस पे एक बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है, टांगे मेज पे रखी हुई है। हाँ भाई क्या करना है? मैंने कहा सीए। हाँ तो ये फॉर्म है ना, लिखो इसमें चीजें। खैर अब आगे जो इन्फॉर्मेशन उसे पूछे, आधी बताएं आधी ना बताएं, खैर जैसे तैसे करके वो भरा। फिर कहा जी कौन से टीचर्स होंगे, क्या क्लासेस? उन्होंने कहा पहले दिन पता लग जाएगा। तो ना टीचर सेलेक्ट करने का इख्तियार। जब पहले दिन पहुंचे तो पता लगा कि 2 क्लासें कैंपस में और 2 क्लासें एक और कैंपस में उसी के, और दोनों के दरमियान 5-4 किलोमीटर का फासला था। और जो फीस थी वो भी अच्छी खासी थी। पहले दिन क्लास में टीचर के आने के बाद हमें पता लगता था कि हमें कौन सा टीचर पढ़ा रहा है सेशन में। सुबह 7:30 पहली क्लास थी और शाम 7 बजे आखिरी क्लास थी, और हम सब पढ़ रहे थे, मजबूरन पढ़ रहे थे। क्यों? कंपटीशन नहीं था। टीचर बेचारे क्लास में आते थे तो उनको देख के लगता था कि यार ये बस बेचारे जो है ना अभी रो पड़ेंगे। इतने मेहनती, इतने जज्बाती, इतना दिल से पढ़ाते थे, और ना होने के बराबर पैसे मिलते थे, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन बड़ी कम थी। भाई कॉलेज ही अगर 1-2 हैं तो वो बेचारे छोड़ के कहां जाएं। फिर जैसे 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 कंपटीशन बढ़ता गया और कॉलेज आते गए, सारा कुछ है, प्राइस भी बड़ी मुनासिब लेवल पे रही, बच्चों को क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम मिलना शुरू हो गई, टीचर्स को भी बहुत ज्यादा एवेन्यूज मिलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग इधर टीचिंग में शौक से आना शुरू हो गए, वरना लोग पहले टीचिंग में सिर्फ वही जो बहुत जुनूनी होता था वो आता था, बाकियों को होता था टीचिंग में तो पैसे ही कोई नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कहीं और जाएं। तो आहिस्ता 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 इंडस्ट्री बनती चली गई, जिसका अल्टीमेटली अब सबको फायदा हो रहा है। आज एक बच्चा कहता है मैं ये वाला सब्जेक्ट फलाना कॉलेज के फलाना कैंपस से पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट वहां से पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट फलाना कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ूंगा। इतनी ज्यादा आसानी हो गई, इतनी ज्यादा मजे लग गए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। चलो ये तो सीए की कहानी है। सन 2000 में मोबलिंग टू मोबलिंग 6 रुपए की कॉल होती थी पर मिनट। मोबलिंग की सिम 5,500 या 6,000 की थी, और 4,000 उसमें टैक्स होता था गवर्नमेंट का। और अगर दूसरे शहर से आपको कॉल आ गई, आपने की नहीं, अगर आ गई तो 32 रुपए पर मिनट सुनने के पड़ते थे। कराची से अगर सरगोदा में मोबलिंग पे कॉल आ जाती थी, तो मुझे याद है मेरे चाचा जो है उन्होंने बिजनेस के लिए एक वो मोबाइल रखा हुआ था, तो वो अगले बंदे को कहते थे यार तुम रखो मैं तुम्हें करता हूँ, और बाहर जाके पीसीयू से कॉल करते थे। जब रिसीव करना 32 मिनट का, तो सोचे करना कितना होगा। तो शहर टू शहर भी रेट चेंज होते थे, और अब कराची से सरगोदा अगर कॉल आ गई तो 32 रुपए पर मिनट सुनने के चार्जेस पड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और मोबलिंग, कुछ और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आई, आते 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 कंपटीशन बढ़ा,
और अब आज मामला ये हो गया कि वो कहते हैं यार 150 में सिम ले लो, सिम में 250 बैलेंस भी ले लो, तुम इतने 1000 फ्री मिनट, इतने अरसे तक ये चीज फ्री, वो फ्री, ये बस किसी तरह से आ जाओ, हफ्ते का ये पैकेज है, इस पैकेज में इतना अनलिमिटेड यूज करो, ऐसे करो। ये सब मजे क्यों लग गए? क्या ये लोग अचानक से बहुत मेहरबान हो गए? कंपटीशन आ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी मुल्क में, किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में कंपटीशन आता है तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा बिजनेस होता है, ऑटोमेटिकली उसका फ्लो बढ़ता है, ज्यादा लोग उससे होते हैं, और अल्टीमेटली किसी मुल्क के आम आवाम को फायदा होता है, जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि आप लोग हैं। आपको फायदा हुआ सीए की ग्रोथ से, आपको फायदा हुआ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ से। तो ऐसे में अगर कहीं पे किसी भी वक्त कोई इदारा अपनी मनमानी कर रहा हो, मोनोपोली कर रहा हो, मार्केट के कंपटीशन को खराब कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, बेमानियां कर रहा हो, उल्टे सीधे एग्रीमेंट्स करके फंसा रहा हो लोगों को, तो कंपटीशन कमीशन फौरन से एक्शन में आएगा, वो कहेगा ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं होता। कंपटीशन को फरोग मिलना चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीसीपी, ये इदारा, इस इदारे का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में कंपटीशन को प्रॉपर फरोग दे। 2006-7 से ये इदारा जरा प्रॉपर तरीके से एक्टिव होना शुरू हुआ, उससे पहले इस पे बहुत ज्यादा कानून साजी नहीं थी। ये इदारा अब पाकिस्तान में किसी भी जगह, फर्ज करें शुगर सेक्टर वालों ने कुछ अजीबोगरीब एग्रीमेंट किए हुए जिससे आम आवाम परेशान हो, फर्ज करें फ्लोर मालकान ने आटे के लिए कुछ इस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं जिससे वो इस्तेसाल करें गरीब किसान का, और उसके बाद जो है वो अपनी मनमानी करें। ये दायरा बीच में आता है, और जहां जहां जो जो कंपटीशन को खराब कर रहा है उनको आड़े हाथों लेता है। ये यूं समझें कि ये बिजनेस लोगों के लिए नैप टाइप का इदारा है, कि जो बिजनेस कम्युनिटी में जो लोग जान के कंपटीशन खराब करेंगे, रोकेंगे, बाउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल कल को 5 कॉलेज मिल जाएं और 5 कॉलेज मिलके कहें कि अब सबके सब 40,000 रुपए फीस चार्ज करेंगे, और जो इससे नीचे फीस चार्ज करेगा देख लो फिर तो उसके साथ ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। पांचों मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर लें, बच्चा फंस गया। जिस भी कॉलेज के पास जाओ, जिस भी टीचर से पढ़ो, 40,000 कम से कम फीस देनी पड़ेगी। कंपटीशन खराब हुआ। ऐसा एग्रीमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगेगा, वो उसके अगेंस्ट एक्ट करेंगे। यहां तक आपको बेसिक बात समझ आए। अगली बात जो आपको ज्यादा मजा देगी, आपके प्यारे आईकैप और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान भी तो मामला हुए। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी पावर दी गई है कि ये किसी गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर भी बात कर सकता है कि उस बॉडी ने यहां पे नाइंसाफी की है और कंपटीशन को खराब किया है। आईकैप के ऊपर 2 केसेस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए और दोनों जीत गए, और उनमें से तो एक केस में पता नहीं 2.5 करोड़ का फाइन और पर डे 10 लाख या 2.5 लाख का जुर्म पर डे। वो 2 केसेस कौन से थे? नंबर 1, एसीसीए को रिफ्यूज करना। पुराने जमाने में क्या होता था, एसीसीए वाले आते थे, एसीसीए कंप्लीट करने के बाद वो आर्टिकल्स के लिए रजिस्टर होते थे, आईकैप उनको अपने रूट में एंट्री देता था, उनको कैफ एग्जाम्प्ट कर देता था, सी इंटर जैसे पुराने जमाने में सी इंटर कहते थे, और उनको डायरेक्टली ले लेता था। फिर वन फाइन डे अचानक से आईकैप ने कहा बस अब हम एसीसीए वालों को इस रूट से अलाउ नहीं करेंगे। तो वो लोग जो ऑलरेडी इस एंटिसिपेशन में एसीसीए कर रहे थे 1.5 साल से 2 साल से, उनका एकदम से राइट खराब हुआ, शिकायत हुई। तो हुआ ये कि फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुकदमा गया और उन्होंने आईकैप को मुजरिम डिक्लेयर करके कहा कि जी आपने रिफ्यूज करके अच्छा नहीं किया, आपने मार्केट में कंपटीशन को फरोग नहीं आने दिया। आईकैप उस केस को अपील में ले गया और अपील में ही है, और आईकैप के मुताबिक उस केस में आईकैप नहीं हारेगा, तो आईकैप अभी उसको एक जगह पे फंसा के बैठा हुआ अपील में। फिर दूसरा केस, आईकैप की जो ऑडिट फर्म्स हैं उन्होंने एक रूल के तहत एक मिनिमम ऑडिट फीस रखी कि ऑडिट करने के कम से कम इतने चार्जेस होंगे। यानी कि आप किसी छोटी से छोटी हल्की से हल्की फर्म के पास जाके हल्के से हल्का ऑडिट भी करवाएं तो उन्होंने कह दिया कि अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल इतना होगा तो हम कम से कम इतनी ऑडिट फीस लेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चों से कह दिया जाए कम से कम 40,000 फीस है, जिस मर्जी कॉलेज जाओ। तो ऐसे में आईकैप के ऊपर केस हुआ कि इन्होंने मिनिमम ऑडिट फीस क्यों रखी, और आईकैप ये केस भी हार गया इनिशियली। इस केस को भी आईकैप ने अपील में फंसाया हुआ है, और आईकैप के मुताबिक आईकैप को कुछ अर्से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आए, उसमें उन्होंने कहा ये दोनों केसेस के रिमोट चांसेस हैं हमारे हारने के, यानी दे बिलीव कि ये बेकार केसेस हैं, इनका कुछ नहीं। लेकिन आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना पावरफुल है कि आईकैप जैसे ऑटोनोमस बॉडी जो कि गवर्नमेंट के अंडर चार्टर के थ्रू चल रही है, उस पर डायरेक्टली अटैक की और उनको कहा कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से तुम्हारे सेक्टर में तुमने कंपटीशन को खराब किया।
तो ये इस लेवल की अथॉरिटी है। अब कितना ही मजा आता है हम इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या अथॉरिटी कैसे काम करेगी, क्या होगा, किस तरह होगा, बट हमारी किताब ने सिर्फ तहिया किया हुआ है कि आपको रटा किस तरह से होगा, बट हम रटा लगवाना है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह उसको मना करता है, और चंद वर्ड्स जो बीच में उन्हें नजर आए, उन्होंने सोचा चलो उसकी डेफिनेशन डाल देते हैं, जब बच्चों ने रटा लगाना ही है तो डेफिनेशन को भी रटा लगा लेंगे। तो थोड़ा सा समझ आया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है। अगर कभी शौक चढ़े और देखना हो कैसे काम करता है, ये आईके वाला वो केस का क्या था, या फलाना की शुगर मिल के साथ क्या हुआ, आप देखेंगे आए दिन ये मुख्तलिफ तरह के केस करते रहते हैं, कुछ में जीत जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं, कुछ में अपील में चले जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये इदारा एक दफा सबको परेशानी जरूर होती है कि इससे गुजरना पड़ेगा। वारिद और मुबलिंग ने जब मर्ज होना था तो उनके उस मर्जर पे इस इदारे को एतराज था कि आपके मर्जर होने से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक वन साइडेड पावर इकट्ठी हो जाएगी, जिससे इस्तेसाल होगा कंज्यूमर का। तो उनको बड़े अरसे तक इस चीज को नहीं करने दिया, 6 महीने तक वारिद वालों को उनकी सर्विसेज यूज नहीं करने दी, और उनको वारिद का 4G यूज नहीं करने दिया, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे किसी भी इदारे को अगर वो मार्केट का कंपटीशन खराब कर रहा है, उसको रोकने की पावर इनके पास मौजूद है। बात समझ आई कुछ? तो ये कंपटीशन कमीशन का काम है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे सिलेबस में से रिलेटेड क्या है। यहां तक अगर आपका कोई सवाल, मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि कंपटीशन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इनके कॉन्सेप्ट है कंपटीशन एडवोकेसी। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि इस इदारे के बारे में दुनिया ज्यादा जाने, और जहां किसी को कुछ गलत होता नजर आए वो इनको शिकायत लगाएं। तो आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे CCP तो आपको इनकी पूरी वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पे उन्होंने जितने भी केसेस जब जिस पे किए हैं, वो किस वजह से किए थे, उस केस में ये जीते थे या हारे थे, उसका क्या रिजल्ट निकला था, सारी चीजें डिटेल से बताई हुई है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपने बारे में बताया कि ये क्या है और किन किन सूरतों में एक सारिफ, एक कंज्यूमर, एक आम इंसान इनको अप्रोच करके शिकायत कर सकता है। ऐसे इदारे मगरबी ममालिक में बड़ा फाल काम कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी उतना टाइम नहीं गुजरा। ये इदारा आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहा है, लेकिन अभी एक आम शहरी इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपने राइट्स के लिए इस तरह के इदारों से राब्ता करे। अदरवाइज बाहर के मुल्कों में अक्सर इस तरह के मसलों पे, छोटे छोटे मसलों पे भी एक कंज्यूमर उठ के किसी भी जगह पे केस कर देता है और इस तरह की अथॉरिटीज बीच में आ जाती हैं। तो ये एक ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है। ये सारी बातें बहुत खूबसूरत थी, बहुत मजेदार थी, लेकिन खुदा ना खास्ता इसका आपकी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये है क्या, ताकि आपके जहन में बन जाए कॉन्सेप्ट। फिर देखेंगे कि इनकी क्या रिस्ट्रिक्शन है और आपने रट्टा कैसे लगाना है। अनफॉर्चुनेटली इंतहाई लॉजिकल लॉ में से आईके ने सिर्फ रट्टे वाली बातें उठाई हैं आपके लेवल के लिए। उन्हें लगता है शायद इस लेवल पे बच्चों से रट्टा लगवा लें, आगे जाके समझा देंगे, लेकिन मैंने पहले समझा दिया है, रट्टा तो आप लोग लगा ही लेंगे। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे बताएं फिजिकल ऑनलाइन कोई सवाल? जी, इन्होंने कहा कुछ जगह गवर्नमेंट फिक्स कर देती है प्राइस। इस लॉ को जब हम पूरा पढ़े ना, तो यहाँ उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताई हैं। उन्होंने कहा कुछ जगह अगर ये साबित हो रहा हो कि ऐसा एग्रीमेंट करने से कंपटीशन तो खराब हो रहा है, लेकिन अवामुन नास की वसी तर मफाद इसमें है कि प्राइस फिक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल आटे की प्राइस फिक्स कर देना, फॉर एग्जांपल शुगर की किस अमाउंट पे डिलीवरी होगी, किस तरह से। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की कुछ प्राइसेस फिक्स कर दे जिससे अपेरेंटली लग रहा है कि कंपटीशन मर गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये साबित कर दे कि इससे पाकिस्तान की अवाम का वसी तर फायदा हुआ है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक्सेप्शंस इसमें मौजूद हैं जिसमें साबित हो जाए कि बेहतरी है, इसलिए अलाउ किया जा रहा है। जी क्लियर? फिजिकली ऑनलाइन सर इतने लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? सिर्फ एक इदारा थोड़ा सा सही हो जाए ना, सारे मसले हल हो जाएं। अदलिया के मसले हैं ना, उनके पास रिसोर्सेस कम है, जज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इदारा थोड़ा सा सही हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर डेवलप हो जाए, उनको रिसोर्सेज ज्यादा मिल जाए, तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। पता है पाकिस्तान से कभी भी कोई बंदा मुल्क छोड़ के जाता है वापस, एक भाई ने पूछा सर आप सरगोदा से हैं, तो भाईजान मैं और इतनी देर से क्या बता रहा था, सरगोदा से ही हूँ जी। तो पाकिस्तान से अक्सर जो लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, बहुत सारे रिलेटिव पाकिस्तान में ठाट बाट से रह रहे हैं, 2-2 कनाल का घर है, 10-10 नौकर
करें, बेहतरीन जबरदस्त बेहतरीन अचानक शिफ्ट हो गए और बाहर आवाज गई जी। अभी आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? आ गई वापस? ठीक है जी, वाईफाई चला गया था। 5 मिनट से नहीं थी, अच्छी बात है। मैं खतरनाक बातें कर रहा था जी। इस दौरान मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रहा था और जवाब को देते देते मैंने कुछ गैर आईनी बातें भी करती थी, तो अच्छा है जो 2 मिनट में बोला है एक भाई ने का रिपीट कर दे। नहीं, वो जो पिछले 2 मिनट में बोला है वो खतरनाक बातें थी, वो मैं अपने मुल्क के दुखड़ों पे रोने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बात नहीं, खैर है। अगर आप तक नहीं पहुंची तो होपफुली ऑनलाइन रिकॉर्ड भी नहीं हुई होगी। काफी देर से नहीं आ रही थी, तो भाईजान मतलब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी 1 मिनट पहले गई है, ठीक है जी। मुझे बताया गया कि 1 मिनट पहले गई है। ये भाई कोई कह रहा है 5 मिनट से आवाज गायब है, कोई कह रहा है 2 मिनट से आवाज गायब है। उनके अपने कनेक्शन का भी मसला होगा, फिर हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की। ठीक है, 2 मिनट हुए, ठीक है जी। हमने 2 मिनट में कोई अलग बात नहीं की। सवाल एक आया था पाकिस्तान के सिस्टम से रिलेटेड और मैं पाकिस्तान के सिस्टम पे थोड़ी सी दुख का इजहार कर रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब पढ़ना शुरू करेंगे, डन। हमारी रिकंसिलिएशन हो गई। अल्लाह जब अपने बंदों में मेहरबान होता है ना, ऐसे करता है। अगर कल को वो वीडियो जाती, उस वीडियो में से कोई क्लिप निकालता, वो क्लिप कहीं जाता और ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस टाइप के किसी खाते में मुझे डाल दिया जाता कि देखें जी ये कितना गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है और ये इंतशार फैला रहा है और इश्तियाल अंगेज तकारीर करके पाकिस्तान के बारे में। हाँ नहीं, तौहीन ताला थोड़ी, वो तो मैं तो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनके स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उनको मजीद रिसोर्सेज, मजीद जजेस की जरूरत है। आज तक काला कोड भी पाए हैं, मतलब ये वाली बातें कर सकते हैं। ले जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। कंपटीशन एक्ट ने 4 तरह की चीजों को मना किया है। 4 चीजों को कंपटीशन कमीशन ने मना किया है। वो कहते हैं कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगा, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को। अभी हम इसके ऊपर अलग अलग करके बात करेंगे। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनको मना कर दिया कंपटीशन कमीशन ने कि खबरदार इस तरह के एग्रीमेंट कोई नहीं करेगा। कुछ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों को धोखा देती हैं, उससे रोक दिया है। और ऐसे मर्जर जिससे कंपटीशन कम होता है, इससे रोका है।
हमारे सिलेबस में इन 3 की चंद एग्जांपल्स हैं और उसके अलावा जो चौथा मर्जर वाली चीज है वो हमारे सिलेबस में डिटेल से नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कंपटीशन कमीशन की क्या कारनामे है तो आप कहेंगे पाकिस्तान में कंपटीशन कमीशन ने 4 चीजों को मना किया है। वो कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन, अगर किसी इदारे की तगड़ी पोजीशन है तो वो अपनी उस तगड़ी पोजीशन को मिसयूज नहीं करेगा और लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। नंबर 2, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिससे मार्केट का कंपटीशन खराब हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को उन्होंने कह दिया ये प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स हैं। तीसरा उन्होंने कहा कोई धोखा देने वाली ऐसी मार्केटिंग नहीं करेगा जिससे वो अपने कंपेटिटर्स का शेयर ले जाए और बाद में कंज्यूमर्स को पता लगे कि उन्होंने झूठ बोला था। और चौथा, ऐसे मर्जर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वारेद और मोबिलिंग की, ऐसे मर्जर्स जिससे कंपटीशन कम हो रहा हो, ऐसे मर्जर्स को वो मना कर देते हैं या उसके ऊपर कुछ शर्तें लगा देते हैं कि ऐसा मर्जर जिससे मार्केट का कंपटीशन खत्म हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर परेशान हो जाए कि दोबारा से कुछ मोनोपोलीज, कुछ ओलिगोपोलीज और कुछ इस तरह के मसलो मसाइल बन गए तो कंज्यूमर तंग हो सकता है। तो ये 4 चीजें उन्होंने मना की हैं, इनमें से 3 हमारे सिलेबस में और मर्जर से रिलेटेड हमारी किताब खामोश है। मैंने सिर्फ अपने अंदर के ज़मीर की आवाज सुन के चौथी बात आपके सामने लिख दी कि आपको कम से कम कानून का पूरा पता हो कि असल कानून ने 4 चीजों को मना किया है। ताकतवर पोजीशन का मिसयूज नहीं करना, कुछ लोगों ने मिलके ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने जो कि कंपटीशन खराब हो, तीसरा डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं करनी, चौथा ऐसे मर्जर्स नहीं करने। अब आप लोगों को जो सेक्टर नजर आता है वो एजुकेशन है, आप एजुकेशन में बैठे हैं, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से देखिए। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त हमारा कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, अगर फर्ज करें कंपटीशन स्ट्रांग ना होता और एक आध इदारा होता और उस एक इदारे के पास 80 to 90% बच्चे पढ़ रहे होते और वो इस चीज को मिसयूज करता या उस चीज की वजह से अपनी मनमानी करता कि जैसा मर्जी टीचर जैसे मर्जी तरीके से दे दिया जाए, जो मर्जी क्लास का टाइम रख दें, जितना मर्जी पैसे चार्ज कर दें, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कि यहाँ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुई है। मैं अपने सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ। नंबर 2, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। अगर 3-4 कॉलेजेस मिलके एग्रीमेंट कर लें कि यार ये वाली पॉलिसी ऐसे है, जब भी एक रिपीट वाला बच्चा आएगा हम कहेंगे जी मार्केट की नॉर्म है कि रिपीट वाले बच्चे को पूरी फीस चार्ज होती है। अब बच्चा जिस मर्जी कॉलेज चला जाए, हर कॉलेज जब सेम कहानी सुनाएगा तो फिर वो बच्चा मजबूर हो जाएगा कि वो रिपीट में पूरी ही फीस दे, अगर कुछ कॉलेजेस मिलके एग्रीमेंट कर ले। तीसरा, अगर कोई कॉलेज झूठी मार्केटिंग करे और लोगों को अपनी तरफ रागिब करे, खबर उधर की लीक हो और इधर से अचानक से कॉलेज अनाउंस कर दे कि ये हमारी खबर है, धोखा दे, जान के बेईमानी करे, आप लोगों को कन्विंस करे, या आपको पता है जैसे सोशल मीडिया पे किया जाता है कि खुद से एक सवाल फेंका जाता है, बताएं जी सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर कौन है, और नीचे अचानक से 1 मिनट में 50 जवाब आ जाते हैं, पहले से तैयार बैठे हुए होते हैं 50 जवाब, एक ही कॉलेज को रिकमेंड कर रहे होते हैं, ये एक ही बंदे को रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिकली एक डिसेप्टिव सी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे मार्केट खराब होती है। तो डिसेप्टिव मार्केटिंग का मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिससे आप धोखा भी दे रहे हैं और नंबर 2 कंपटीशन को खराब भी कर रहे हैं। और चौथी चीज, फर्ज करें 2 या 3 कॉलेज आपस में मर्ज हो जाएं और कहें यार अब हम मर्ज हो जाते हैं और अब हम एक सबसे बड़ा कॉलेज बना लेते हैं और फिर सारे पाकिस्तान का बच्चा या सारे लाहौर का बच्चा हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये चारों तरह की चीजें बिजनेस कम्युनिटी में रोकने के लिए सीसीपी बैठा है। डोमिनेंट पोजीशन नहीं किसी को मिसयूज करने देनी, कुछ लोगों को मिलकर गलत एग्रीमेंट नहीं करने देना, गलत मार्केटिंग नहीं करने देनी, और उसके अलावा ऐसे मर्जर्स नहीं करने देने जिनसे कंपटीशन खराब हो, और अगर करने देने हैं तो कुछ शराइत होनी चाहिए उसमें। डन। अजान, अजान, अजान ब्रेक, अजान के बाद एक एक करके इनको देखते हैं।
लें जी, 4 चीजें हमें मोटी मोटी समझ आ गई। अब एक एक करके देखते हैं कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की क्या एग्जांपल्स दिए इन्होंने, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स कौन से एग्जांपल दिए हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग की एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको जरूर, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्या करना है, रट्टा मार लेना है। ज्यादातर ये बिजनेस कम्युनिटी ज्यादातर पार्टनरशिप्स या कंपनीज की फॉर्म में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उतना स्केल नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ना खास लेवल तक से ऊपर के मामलात को देखता है। जैसे मर्जर भी है ना, तो मर्जर के अंदर भी उनका रूल है कि अगर मर्ज होने वाली एंटिटीज के एसेट्स 1 बिलियन से ऊपर जा रहे हो फिर हम बीच में आएंगे। भाई अगर 2 दुकानदार बेचारे मर्ज हो रहे हो और एक बड़ी दुकान बनाए तो ये इतनी को बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो इन्होंने भी एक खास लेवल, ये मतलब मुल्की लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आके सोच रहे। ले जी, प्रोहिबिशंस को एक एक करके देखते हैं। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करना। An abuse of dominant position consists of practices which prevent, restrict, reduce or distort competition in the relevant market. ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसे चाल चलन जो रोकते हो, सिरे से ही मना कर देते हो, प्रिवेंट करते हो, रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कम कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, या डिस्टॉर्ट का मतलब है खराब कर देते हो। आपने सुना होगा वर्ड डिस्टॉर्शन, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। तो लॉ बेचारा उसको हर तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी सेक्टर में कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी सेक्टर में कोई। तो उन्होंने कहा वो प्रैक्टिसेस जो कि रोक दें, थोड़ा सा पाबंदियां लगा दें, कम कर दें या खराब कर दें कंपटीशन को रेलेवेंट मार्केट में, वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। कब होगी? जब एक इदारा बहुत ताकतवर पोजीशन में हो और वो इदारा क्या क्या हरकतें करे, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। लिमिटिंग प्रोडक्शन, सेल and unreasonable increase in prices or other unfair trading conditions. एक ही कंपनी है जो कि पाकिस्तान में फर्ज करें बनाती हो एसी फॉर एग्जांपल, और वो जान के अपनी प्रोडक्शन कम कर दें, हालांकि उनके पास कैपेसिटी भी मौजूद हो, लोग भी मौजूद हो, और जान के कम प्रोड्यूस करें कि जी मार्केट में शॉर्टेज हो गई और वही एसी 2 लाख का बेचना शुरू कर दें। गर्मियों में लोग सड़ रहे होंगे, तंग आए हुए होंगे, 2 लाख का खरीदना शुरू कर देंगे, और अगले साल वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन ओपन कर दे लेकिन रेट 2 लाख पे सेट हो गया हो। तो कभी कभी कोई पावरफुल पोजीशन में बंदा जान के अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दे, रोक दे, सेल को रोक दे, अनरीजनेबल इंक्रीज कर दे प्राइसेस में कि हाँ जी ये प्राइस में इंक्रीज करें, या कुछ और ऐसी ट्रेडिंग कंडीशन लगा दे जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, तो हम कहेंगे कि जिससे सार्फिन का इस्तेहसाल हो, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। सारिफ तो समझ आता है ना? तो कंज्यूमर जो एंड यूजर्स है वो अगर तकलीफ में आए, तो अगर एक बंदा, एक बिजनेस अपनी बड़ी पोजीशन का फायदा उठा के प्रोडक्शन रोक दे, सेल रोक दे, अजीबोगरीब सी शर्तें लगा दे, या मार्केट में लोगों के लिए जीना आजाब कर दे, तो हम कहेंगे कि उसने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया। ये एग्जांपल्स हैं, इसके साथ लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ सच प्रैक्टिसेस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। इसका मतलब है ये चंद एग्जांपल्स हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, charging different prices from different customer for the same goods or services without an objective justification. अगर कोई पावरफुल पोजीशन में है और उसके पास एक कस्टमर जाए और वो कहे जी ये चीज कितने की है, वो कहे 20,000, फिर एक और कस्टमर आया जी चीज कितने की, हो गए 25,000, वो कहे क्यों, ये डिफरेंट होने का नहीं, तो उसको 20 क्यों, मुझे 25 क्यों, हमारी मर्जी। तो अगर आप चीज में कोई डिफरेंशिएशन भी ना करें, कोई उसकी, भाई ऐसा हो सकता है कि आप कहें जी 20,000 ये चीज है और ये चीज 25,000 की इसलिए है कि ये दूसरे शहर से आती है और आने में हमारा खर्चा ज्यादा लगता है। अगर दो एक जैसी चीजें हो, मिलती जुलती सिचुएशन हो, या एक ही चीज हो और दो अलग अलग कंज्यूमर, आप उनको अलग अलग चार्ज करें। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक स्कूल शादरा में जो प्राइस ले रहा है अपने बच्चों से, डिफेंस में उस प्राइस से डबल प्राइस ले रहा हो। जब पूछें कि भाई ये तुम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, तो वो कहे डिफेंस की प्रॉपर्टी भी महंगी है, वहां किराया भी महंगा है, वहां के टीचर्स भी महंगे हैं, वहां की सारी चीजें भी महंगी हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन नजर आए तो लोग भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझ जाते हैं। लेकिन यही होता है कि जब लोगों को नजर आता है कि भाई आपका खर्चा एकदम से बड़ा नहीं है और आपने फीस सेम ही रखी हुई है, तो फिर लोग एहतजाज करते हैं। उनको होता है कि ये नाइंसाफी हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कि अगर आप एक ही चीज की प्राइस एक बंदे से कुछ और लें, दूसरे से कुछ और लें, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन,
जस्टिफिकेशन के साथ ही अलाउड है। ऑब्वियसली सब्जी मंडी में चीज का रेट डिफरेंट होगा, शहर के मिड में डिफरेंट होगा, महंगी मार्केट में डिफरेंट होगा। जो महंगी दुकान में बैठा हुआ है उसने अपने खर्चे भी निकालने हैं, तो ही हैज एन ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो अगर एक बंदा बगैर जस्टिफिकेशन के किसी को कोई प्राइस चार्ज करे, किसी को कोई प्राइस चार्ज करे, और वो बंदा खुद भी तगड़ा हो, वो बिजनेस तगड़ा हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है। देन making sale conditional with purchase of other goods or services। आपने टाइम्स कर लिए, कॉलेज के पास आए, आपने कहा जी हमने आपके हिसाब से बिजनेस लॉ पढ़ना है फॉर एग्जांपल। अब अगेन वही बात है कि एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ, खामखा किसी और टीचर किसी और सब्जेक्ट की एग्जांपल दूंगा तो लोग कटिंग कर करके पता नहीं कहाँ पे लगा दें। और कॉलेज वाले कहें जी आपको बिजनेस लॉ में एक ही सूरत में एडमिशन मिलेगा, टैक्स में भी एडमिशन लेना होगा। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। तो ये टाइन है, या हम कहें अच्छा जवाद साहब से पढ़ना है ना, उनसे अगर पढ़ना है तो कम से कम 2 और सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी बेहतर पोजीशन को मिसयूज करके एक कस्टमर को जो चीज नहीं चाहिए थी उसको लेने पे मजबूर कर दिया कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जब तक, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारी ये दूसरी प्रोडक्ट ना ले लो। तो ये टाइन्स कहलाते हैं, जिसमें आप एक चीज की सेल को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने कहा कि जी आपको लॉ चाहिए अगर आपदी साहब का, तो सिर्फ एक सूरत में मिल सकता है कि आप टैक्स के साथ जोड़ के लो, हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन अकेला बिजनेस लॉ इज नॉट फॉर सेल। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, ई रॉन्ग नंबर है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने एक सब्जेक्ट की बेस पे दूसरा सब्जेक्ट जबरदस्ती हमें चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा अगर काम किया जाए तो वो गलत है। इनमें से बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है, मैं दूंगा तो आपके ध्यान में आ रहा होगा फलाना बिजनेस कर रहा है, फलाना कर रहा है। आपको याद होगा मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आपको लॉ पढ़ाया जाए तो इसका ये मतलब है कि ये लॉ है पाकिस्तान में और ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये लॉ पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो ये काम क्यों नहीं कर रहे, ये शायद मैं रेलेवेंट पर्सन नहीं हूं, या आप किसी और से पूछें कि ये कानून काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये कानून है क्या और आपको क्या समझना है मैं वो समझा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वो बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इतनी गहराई नहीं है, मैं फिर भी बहुत गहराई में जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता आई कि अब थोड़ा सा भी लॉजिकल पूछे तो आपको इन सारे अल्फाज का पता हो, लेकिन सब पता होने के बावजूद भी जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि रट्टा मार लेना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है कि मतलब किसी की भलाई में ऐसे टाइम पे हो रहा हो। देखिए अगर तो कुछ अच्छाई इससे कौम का, फॉर एग्जांपल हम लोग एक काम करने लगे थे लेकिन फिर हमने नहीं किया। हम ये करने लगे थे कि जो एएफसी पढ़ के आ चुके थे बच्चे या जो जिन्होंने कैफ पहले से पढ़ा हुआ था, वो जब इस दफा एडमिशन लेने लगे तो हम उनको जान के कंपनी लॉ में एडमिशन दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमें पता था कि इंट्रो ना पढ़ा हुआ बच्चा FR1 में बहुत जलील होने वाला है। उसकी वजह से बिजनेस लॉ थोड़ा भारी हो जाएगा, कंपनी लॉ थोड़ा सा लाइट है उसके लिए। अब हम इन बेटर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हम खुद ही से टाइन बना रहे थे कि तुम्हें बी लॉ नहीं मिलेगा, सी लॉ मिलेगा। लेकिन दरमियान में जब बच्चों ने शोर मचाया और उन्होंने जनाब वो सोशल मीडिया पे भी आवाजें उठा दी, जगह जगह यहाँ नीचे धरना दे दिया, शोर शराबा, तो फिर हमने यही सोचा कि हमने बच्चों के लिए सोचा था, लेकिन अगर बच्चों को नहीं चाहिए तो ठीक है हम इनको बिजनेस लॉ पढ़ा देते हैं। ये ओरिजिनली ये बैच सी लॉ का बन रहा था, ये बी लॉ का नहीं था। अच्छा फिर कुछ और वो बच्चे भी आ गए जो एएफसी के बाद से आए थे, जिनको अलाउ ही नहीं था सी लॉ उठाना। तो 2-3 चीजें ऐसी बनी। अब कहने का मतलब है हमारे दिल में नीयत साफ थी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को साबित कर देंगे कि इन्होंने जुल्म किया है तो हमने गलत किया। अगर हमारी नीयत साफ है तो हमें एग्जाम्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट एग्जाम्शंस देती है इन सारी चीजों में। आप जाके कहें मैं ये कर रहा हूँ जो दिखने में लगेगा इस्तेसाल, लेकिन अल्टीमेटली इसमें हमारे नजदीक बच्चों का फायदा है। यानी हम उस वक्त कंपनी लॉ जबरदस्ती इसलिए पढ़ाना चाह रहे थे कि वी नो कि कंपनी लॉ कम टाइम में तैयार हो जाता है, बी लॉ को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये भी बेचारा इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सी लॉ तो बेचारा इससे भी बहुत छोटा है। तो इसलिए कभी कभी दूसरों के बेनिफिट में ऐसा किया जा सकता है, बट अगेन फिर आपको एग्जाम्शन लेनी पड़ती है प्रॉपर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। स्टोर्स पे ऐसा होता है, तो आजकल जो इंटेलिजेंट स्टोर्स है, हाँ, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है, वो कहते हैं आप इतने का सामान लोगे तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको, पर अगर प्रोडक्ट लेनी है तो इतने का सामान लेना जरूरी होगा। हाँ, असूलन इस तरह की चीज गलत है। अक्सर इंटेलिजेंट स्टोर में चीनी और घी ऐसे ही बिकता होगा। असूलन गलत है ना, उन्हें पता है कि किस चीज को वो बना दिया गया है, इस वक्त सोना बना दिया गया है, वो फिर उसी हिसाब से खेलते हैं। तो ये तो मोनोपोली में आ जाएगा ना। अगेन वही बात है, डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज आर्ट सॉर्ट ऑफ मोनोपोली ही तो है। एक इदारा अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। ये बात समझ आई?
making the conclusion of contract subject to acceptance of other parties of supplementary obligation which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of the contract. आप कहें कि जी ठीक है जी हम आपको सीए में एडमिशन दे देते हैं, एक दफा अपने फैमिली के साथ जाके फलाना बाजार से हमारी एक और जगह पे एक दुकान है, वहां से जाके आपने जो है वो फर्ज करें जूते खरीद रहे हैं, फर्ज करें कॉलेज हो, कॉलेज का ओनर जो है उसकी जूते की दुकान भी हो और वो सीए भी चला रहा हो, और वो कहे जी सीए में हम एडमिशन दे देंगे, आप चाहे एक सब्जेक्ट में एडमिशन लें लेकिन जूते भी खरीदने पड़ेंगे, जूतों पर डिस्काउंट भी दे देंगे। मैं इसलिए जूते कहा कि आप लोग पहुंच ना सकें, क्योंकि जूते वो बिजनेस नहीं है। तो अगर आपने कह दिया है कि ये वाले बिजनेस के साथ ये चीज लेनी जरूरी है, अगर तो उसका कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉलेज आपसे कहे आप एक ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिशन कराएं और वो आपसे कहें आपको हम इसमें टेस्ट सेशन भी लोगे तो एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे। अब आपको पता है कि वो क्लास के साथ उस टेस्ट सेशन का आपस में कनेक्शन है, तो जो कनेक्टेड चीज है वो साथ बेचना मना नहीं है, लेकिन एक डिसकनेक्टेड चीज के साथ कनेक्ट कर देना कि अच्छा जी आपको तब ही एडमिशन मिलेगा जब आपने फलाना जगह से जूते भी खरीदे होंगे। तो दोबारा पढ़ते हैं, मेकिंग द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, कुछ और ऑब्लिगेशन जो उसके साथ कनेक्टेड है, which by their nature or according to commercial usage have no connection with subject of the contract। इस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना कमर्शियल यूजेज के हवाले से, ना माहौल के हिसाब से, ना ही इस तरह की कोई परंपरा है कि जो जूते खरीदता है वही अच्छा सीए पढ़ता है। हाँ, जो टेस्ट सेशन में भी एडमिशन लेता है वो अच्छा तैयार होता है, ये बात थोड़ी सी कनेक्ट हो सकती है, लेकिन जो जूते खरीदेगा फलाना हमारी दुकान से वही हमसे सीए पढ़ेगा तो पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो पहले पिछले और इस पॉइंट में फर्क ये है कि पिछले में आपने अपने ही गुड्स और सर्विसेज को वो किया, और दूसरे में आप कह रहे हैं कि फलाना जगह का फलाना ये प्रोडक्ट लोगे तो उसके साथ हम अपनी प्रोडक्ट देंगे वरना हम प्रोडक्ट नहीं देंगे। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, अपना एक डिफरेंट बिजनेस भी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अप्लाई दिस सिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन फॉर डिफरेंट पार्टीज। दो पार्टीज हैं आपके पास आके आपसे डील करना चाह रही हैं कि जी हमें ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए, आपने एक पार्टी को तो कहा हाँ चलो ठीक है इस तरह से कर लेंगे, आप हमें 6 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जमा करा दीजिएगा। दूसरी पार्टी आई, आपने कहा नहीं आपसे हमें यकमुश्त सारे पैसे चाहिए। दोनों पार्टीज का स्टेटस भी सेम हो, दोनों की मार्केट स्टैंडिंग भी सेम हो, और आप एक के लिए मुश्किल बना दें ट्रांजेक्शन और एक के लिए आसान बना दें, तो इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करते हुए जान के किसी एक को तकलीफ दी। इस तरह की तकलीफ देना भी मना किया। छोटी छोटी सी बातें, driving the competitor out of market, preventing new entry and creating monopoly in the market by predatory prices। predator कहते हैं खूनखार दरिंदे को, जो खून पी जाता है, जो शिकार करता है, जो बेसिकली शिकार करने वाला दरिंदा। predatory prices का मतलब है ऐसी प्राइसेस जिससे आप बाकी सबका शिकार कर लें। भाई जिस टाइम पे वारेद जोंग ये मार्केट में एंटर हो रहे थे टेलीनॉर वगैरह, अगर उस वक्त मोबलिंग जो है वो 98 की कॉल कर देता 50 पैसे की, ये लोग जब आए थे उन्होंने 3 रुपए की कॉल रखी थी, मोबलिंग का पूरे पाकिस्तान में सेटअप रखा हुआ था, अगर वो उस वक्त 10 पैसे की भी कॉल कर देता तो मोबलिंग को जितना भी नुकसान होता लेकिन लॉन्गर रन में फायदा होता, क्योंकि साल तक ये लोग ना चल पाते जो नए बिजनेस आए। तो आप अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए प्रीडेटरी प्राइसेस इस तरह की सेट नहीं कर सकते कि आप एक कंपेटिटर को मार्केट में एंटर होने से पहले उसका सफाया कर दें। तो लोगों को मार्केट में एंटर होने से रोकना या इस तरह के सारे मामला जो है वो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से नहीं करेंगे। देन बाइकॉट नहीं करेंगे, आप बाकी अंडरटेकिंग को प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन या सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से नहीं मना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तगड़े हैं तो आप गवर्नमेंट से कहें पहले उस बिजनेस को बंद कराएं फिर मैं चलूंगा वरना मैंने भी नहीं सर्व करना। अब गवर्नमेंट को भी पता है कि ये सर्व नहीं करेगा तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, तो आप इस तरह से किसी का बॉयकॉट नहीं करेंगे, किसी को निकालने की फरमाइश नहीं करेंगे, किसी और अंडरटेकिंग यानी बिजनेस को तकलीफ नहीं देंगे। मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं तेजी से पढ़ा दूं और कहूं रट्टा मारना है, मैं जान के समझा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टॉपिक मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं कि आपको इन लफ्जों की गहराई पता हो, लेकिन क्रैम करना बड़ा जरूरी है। पेपर में ज्यादा चांसेस इसमें से क्रैमिंग आने के हैं, मैं फिर भी समझाने की कोशिश बहरहाल कर रहा हूं। रिफ्यूज टू डील, मना कर दें। आप एक दुकानदार के पास जाए, आप कहें जी मुझे ये चीज चाहिए, उसने कहा जाओ चले जाओ कोई चक्कर नहीं। आपने कहा क्यों, क्या ये चीज नहीं है आपके पास? उसने कहा पड़ी हुई है तुम्हें नहीं देनी। आप कहें क्यों? कहे तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते।
चले जाओ, तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता है, तुम्हें मैंने माल नहीं बेचना, ठीक है। एक भाई ने सही कहा, जैसे आईकैप ने एसीसीए के साथ किया था, रिफ्यूज टू डील, मना कर दिया ना, अगर जाओ तुम्हें हम डील नहीं करेंगे, जाओ निकल जाओ। तो अगर आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, अपनी पावर का फायदा उठा के किसी को मना कर देंगे तुमसे डीलिंग नहीं होगी, तुम्हें हम डील नहीं करेंगे, तो ये डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज है। इनमें से कोई भी एक पाकिस्तान में किसी ने किया हो और कंपटीशन को शिकायत लगी हो और कंपटीशन ने उस पर अमल किया हो, तो वो इसके ऊपर सजाएं दे सकते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि ये वो चीजें हैं जो अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन है। ये चंद एग्जांपल्स लॉ ने कोट की हैं और कहा है कि ये एग्जांपल्स हैं बट नॉट लिमिटेड टू दीज एग्जांपल्स। इस तरह की कोई भी हरकत अगर मार्केट में कोई अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है तो कंपटीशन कमीशन उस पर एक्शन ले सकता है। डन हो गया। ये डिपेंड करता है, कंज्यूमर के पास ये राइट है, लेकिन वही बात है कि उसे ये पता होना जरूरी है कि उसने जाना किसके पास है। इनके पूरे डोमेन्स बने हुए हैं, इनका फिर पूरा एक ट्रिब्यूनल होता है जिसमें पहले केस जाता है, फिर उस ट्रिब्यूनल के बाद किसी कोर्ट में जाता है। इनका ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के बराबर लेवल का होता है, उनका अपना ही इदारा है, पहले वहां केस फंसता है। आईकैप ने एक ट्रिब्यूनल में फंसाया हुआ और एक गलत जगह पे फंसाया हुआ है, जहां आईकैप एक ऐसी जगह पे अपील ले गया जहां अपील जा ही नहीं सकती। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले ये अपील खत्म करो ताकि सही जगह अपील करो, ताकि तुम उस अपील में आ रहे हैं। वो कहते नहीं, हमने अपील नहीं वापस लेनी। भाई वो गवर्नमेंट का एक और इदारा है, वो अपनी जगह से आने थे, इधर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे थे, उन्होंने कहा ठीक है पर हम भी ऐसे खेलते हैं। तो वो दो केस हारे हुए के बावजूद ना आज तक जुर्माना दिया है और दोनों को ऐसा अपील में फंसाया हुआ है कि उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है हुआ क्या। शुरू में थोड़ा सा ठंडे पड़ गए तो उस टाइम पे लाइट ले लिया था इस लॉ को कि चलो यार वो कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, कौन सा जीत जाना उन्होंने, वो जालिम जीत भी गए। लेकिन अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उसको अजीब पेचीदा तरीके से फंसाया हुआ है। जिनके साल जाया होगा उनका क्या। अगेन यकीन माने जिस वक्त ये पाबंदी आई थी मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। कम से कम ये कर देते कि वो कह देते कि चलो अगले 6 महीने तक जितने लोग एसीसीए में एंटर हो रहे हैं उनके लिए ऑप्शन ओपन है, बाद में नहीं है, ताकि आने वाले को पहले से पता हो जो इस एंटिसिपेशन पे आया था उसके साथ जुल्म हुआ। ट्रांजिशन पॉलिसी अच्छी होनी थी। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अच्छी ही ट्रांजिशन मिली है ना, आपके तो पेपर ही एग्जाम्प्ट हो गए उठ के, आपको क्या पता वो दुख क्या होता है। पता लगता है ट्रांजिशन होती है और 6 नए पेपर आ जाते हैं। खैर ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब दूसरे भाई इससे मिलते जुलते ही हैं, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में क्या था, एक इदारे ने अपनी पोजीशन को मिसयूज किया। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स में दो या दो से ज्यादा इदारे आपस में मिलके एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिस एग्रीमेंट से वो रोक देते हैं मार्केट में कंपटीशन को। मिलते जुलते अल्फाज आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा अथॉरिटीज हैं। An undertaking or an association of undertakings shall not enter into a contract, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और take a decision for production, supply, distribution or control of goods or services to prevent, restrict or reduce competition in relevant market except when granted exemption under this act। अगर तो गवर्नमेंट के पास शुगर सेक्टर वाले चले जाएं और कहें जी हमारा ये वाला एग्रीमेंट मार्केट के फायदे में होता है, दिखने में आपको गलत लगेगा, तो सीसीपी उनको एग्जेम्पशन दे सकता है। तो अगर आपने एग्जेम्प्ट नहीं कराया हुआ अपना एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट जिससे उन्हें लगे कि मार्केट खराब हो रही है, तो वो एग्रीमेंट जब जिन पार्टीज के दरमियान है वो उनको रोक सकते हैं और उनको जुर्माने और मुख्तलिफ तरह की और सजा दे सकते हैं। वो सजा कितने जुर्माने के हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। A contract entered into contravention of this section shall be void। इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी पे अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, void होगा। एग्जांपल्स क्या है, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स की एग्जांपल्स क्या है, फिक्सिंग प्राइसेस और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन फॉर परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो तीन इदारों ने मिलकर प्राइसेस फिक्स कर दी, उधर एक ही इदारा था, इधर दो तीन ने मिलकर प्राइस फिक्स कर दी, प्रोडक्शन फिक्स कर दी कि अच्छा भाई ये काम करते हैं, हम में से कोई भी 1000 से ज्यादा यूनिट एसी के नहीं बनाएगा ताकि पाकिस्तानियों को एक दफा परेशानी हो और उसके बाद सबके सब हमारे पीछे भाग रहे हो। गाड़ियों में कई दफा ऐसा होता है, जान के खास लेवल की प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद सबके सब जो है, जब सब जाते हैं तो उन्हें पता लगता है भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। फिर गाड़ी लेने के बाद भी उन्हें कहा जाता है आपको 6 महीने बाद डिलीवर होकर मिलेगी। फिर वहां से एक और नई गेम शुरू होती है कि अच्छा अगर फौरी चाहिए 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, कुछ गाड़ियों पे 10-10 लाख तक भी है। और जिसने पैसे खर्चे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 82 लाख रुपए खर्चे हैं फॉर्च्यूनर लेने पे, तो उस टाइम पे ना उसको 6 महीने बड़ी तड़प होगी कि वो 6 महीने तक इंतजार करे गाड़ी डिलीवर होने का। वो कहेगा यार ये 10 भी पकड़ो, मुझे गाड़ी आज दे दो।
तो ये फायदा उठाते हैं, और उसको ये भी पता है कि कुछ अरसे तक नहीं लूंगा, इसकी कीमत फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी लिमिटेड हो रही है और अवाम खरीदने को तैयार है। पाकिस्तानी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, यही तो दुख है। डिवाइडिंग मार्केट बाय टेरिटरीज, ये हमारा एरिया, इधर नहीं आना। अक्का मुंबई जो है वो हमारा एरिया है और अक्का दिल्ली तुम्हारा एरिया है। तुम अपने एरिया में, हम अपने एरिया में, हम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके लिए क्या हिंदी का वर्ड होगा इंटरफेयर के लिए? मुदाखलत उर्दू का वर्ड है। हाँ, लफड़ा। अपन को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, अपने अपने एरिया में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो टेरिटरीज डिवाइड कर दी कि आपस में तय कर लें, वो शहर तुम्हारा, वो शहर हमारा, वो इलाका आपका, वो हमारा। इस तरह से जब आप टेरिटरीज में डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, टाइप ऑफ गुड्स के हिसाब से, तुम उस तरह के गुड्स, हम उस तरह के गुड्स, तुम उस तरह की सर्विसेज, हम उस तरह की सर्विसेज। तो जब भी आप मार्केट को आपस में डिवाइड कर लेंगे कि इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा तुम्हारा, तो लोग कहेंगे यार मतलब क्या आप दोनों, क्या आपने डिवाइड कर लिया कि वो वाले तुम्हारे, वो वाले तुम्हारे, वो वाले तुम्हारे, टैक्स के सारे बच्चे तुम्हारे, लॉ के सारे बच्चे हमारे, ऑडिट के सारे बच्चे तुम्हारे, बीएम के सारे बच्चे हमारे। इस तरह से मजाक थोड़ी हो रहा है। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये बच्चे कोई ऐसी चीज है जिनको बेचा जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, जाओ सारे बीएम के बच्चे तुम्हें दिए, जाओ सारे लॉ के बच्चे तुमसे वापस ले लिए। तो कंज्यूमर्स को आप इस तरह से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से, तो दो तीन पार्टीज आपस में मिलकर ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे वो डिफरेंट मार्केट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये सही बात नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। कहा कभी कभी मार्केट डिवाइड करने से क्वालिटी एनहांस होती है। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि ये मना है। ये ऐसे मना है कि अगर एग्जामिशन ना ली हो, इसका मतलब है कि उन्होंने ये मार्जिन रखा है, चोर दरवाजा रखा है कि अगर आपको लगता है कि जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, आप जाएं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको कहेंगे कि हमें एग्जामिशन लेनी है। इसमें दो एग्जामिशन होती है, इंडिविजुअल एग्जामिशन और ब्लॉक एग्जामिशन। पूरी सीरीज ऑफ एग्रीमेंट को भी कर सकते हैं, सिंगल को भी, सिलेबस में नहीं है हमारे। तो आप उन्हें जाके कह सकते हैं कि मुझे इस पे एग्जामिशन चाहिए, और फिर वो आपको उसके ऊपर एग्जाम करेंगे, तो फिर वो आपका एग्रीमेंट जो दिखने में इस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है आपको एग्जाम हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सारे एग्रीमेंट में अगर कहीं अच्छाई होगी और उसकी प्रॉपर इजाजत ले ली गई होगी तो फिर वो स्कोप में नहीं आएगा। ऊपर अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि इन रेलेवेंट मार्केट ये मना है एक्सेप्ट व्हेन ग्रांटेड एग्जम्पशन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में एग्जम्पशन मिल गई तो ठीक है, फिर अलाउड है। देन फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल विद रिगार्ड टू गुड्स। गुड्स के हवाले से आप सेल डिवाइड कर दें, प्रोडक्शन डिफाइन कर लें कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इससे ज्यादा सेल नहीं करेंगे, इससे ज्यादा मार्केट में आने नहीं देंगे, इतनी चीनी के बाद रोक लेंगे, इतना नहीं लोगों तक पहुंचने देंगे। इस तरह की जितनी भी एग्रीमेंट है, कोई भी मैनर या मींस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस अगर आप फिक्स कर लें, आप कह दें कि ठीक है जी, आपस में दो तीन कॉलेज मिलके एग्री कर लें कि जो फिजिकल में एडमिशन लेने आया है उसको हरगिज ऑनलाइन में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में इस्तेसाल हो जाएगा। थोड़ा सा दो तीन पार्टीज ने मिलके जान के ऐसी चीज की होगी जिससे स्टूडेंट्स तंग हो रहे होंगे, क्योंकि अब बच्चे हाइब्रिड हो चुके हुए हैं। वो जब घर बैठ के उन्हें क्लास लेने को पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि फिजिकल होता तो क्या ही मजेदार बात थी, और जब फिजिकल बुलाएं तो कहते हैं कि सर इसकी अगर ऑनलाइन एक्सेस मिल जाए तो, और जब ऑनलाइन एक्सेस मिल जाए तो फिर सोचते हैं कि क्लास में आने की जरूरत क्या है, घर से देख लेंगे। और जब घर से देख लेंगे तो लाइफ की क्या मुसीबत पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड देख लेंगे रात में। और जब रात को ही देखना है तो अगला दिन अल्लाह ने किस लिए बनाया है? वीकेंड भी है, आखिरी मंथ भी है। तो अगेन मतलब फिर यही है कि अगर ये कॉलेजेस मिलके साबित कर दें भाईजान हमने इसलिए मजबूर किया है इन्हें खाली फिजिकल का कि ये आज के दौर के बच्चे हैं, इनको बस बहाना चाहिए पढ़ाई से भागने का, अल्टीमेटली 2-2.5 साल जाया कर चुके होंगे अपने, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तो हो सकता है कंपटीशन कमीशन इस चीज की इजाजत दे दे अगर इस तरह से बात हो। ऑल्दो ये उस लेवल पे नहीं है, ये बेचारे तो थोड़े सी गेम में खेल रहे होते हैं, वो ये बात तो बहुत ऊपर की हो रही है। मतलब चीनी का एक छोटा सा मसला आता है, 700 अरब की गेम हो जाती है। यहाँ कॉलेज में बड़े से बड़ा मसला होगा 1.5 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, मतलब बहुत छोटा सा स्कोप है। इधर वापस आते हैं, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये तय कर लें कि खबरदार कोई इसमें मजीद रिसर्च नहीं करेगा, कोई इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं करेगा, सब के सब इस चीज को यूं सप्लाई करेंगे, खबरदार वो वाली लेजर की कटिंग की मशीन है वो पाकिस्तान में कोई नहीं लेके आएगा, हम मैनुअल काटा करेंगे, उसके ज्यादा चार्ज किया। तो इस तरह की बदमाशियां।
collusive tendering or bidding for purchase and sale of goods and procurement of services. collusion कहते हैं मिलजुल के काम करने को। collusive tendering या bidding का मतलब है कि 5-6 अपने ही बंदे भेज दिए bidding के लिए, और जान के ही जाना, जब बंदे ने कहा bid start at 20,000, तो कहा नहीं 20 तो नहीं बनती नहीं। इस बंदे ने भी कह दिया, दूसरे ने कहा यार आपकी तो स्टार्टिंग प्राइस ही बड़ी गलत है, और पक्के होके बैठ गए। अब वहां पे 10 लोग बिडिंग करने बैठे हुए और 5-6 अपने बंदे बैठे हुए और वो सारे गंदे गंदे मुंह बना रहे हो, तो बाकी लोग भी परेशान हो जाएंगे कि नहीं यार ये मतलब क्या खरीदने जा रहे हैं हम, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। और उसके बाद कोई बिडिंग ही ना कर रहा हो जान के, सबके सब पहुंच जाए और उन्हें साबित कर दें कि जी आपकी चीज इतने की है ही नहीं जो आप बिडिंग करवा रहे हैं। तो अगर कुछ पार्टीज मिलके जान के बिडिंग इस तरह की करें, क्लूसिव बिडिंग या टेंडरिंग करें जिसमें सब मिलके एक हल्का सा रेट ऑफर कर दें और कहें जी बस इस वक्त ऐसे ही है। ये इसी तरह से है जैसे अगर आपने एक प्लॉट खरीदना हो तो आप क्या करें, आप 7-8 प्रॉपर्टी डीलर्स को कहें यार इस बंदे से मैंने प्लॉट खरीदना है, मुझे सस्ते में खरीदना है, उनका मसला कोई नहीं, उसको दिन में 4 कॉल्स आ जाएंगी, आपका ये प्लॉट है 1 करोड़ में बेचना है जो 2 करोड़ की वर्थ का प्लॉट है। वो कहेगा यार पागल हो गए 1 करोड़, और नहीं आपको नहीं पता ये तो सड़क उखड़ने वाली है, गवर्नमेंट उसके बाद अगले 5 साल तक यहाँ कोई काम नहीं करेगी, अभी ले लें 1 करोड़ बहुत अच्छा है, इतना भी नहीं होगा। 2 घंटे बाद फिर एक और कॉल आए और बंदा कहे अच्छा जी 75 लाख का देना है। तो जब 4 दिन तक ऐसी कॉल्स आती रहेंगी और ये ओरिजिनल बंदा कहेगा जी मैं 1.5 करोड़ में इंटरेस्टेड हूँ, कहेगा यार ये तो फरिश्ता आ गया, वो 1.5 करोड़ उठा के उसके हवाले कर देगा प्लॉट। तो कई दफा इस तरह से होता है कि आप जान के पूरा एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और जान के आप इस तरह की बार्गेन कर रहे होते हैं जिससे आप प्राइस को खराब करते हैं। अप्लाइंग डिफरेंट कंडीशंस फॉर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट पार्टीज, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। यहाँ पे मिलजुल के एग्रीमेंट हो रहा है, वहां एक कर रहा था। मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर और फलाना, ये वाला पॉइंट भी हमें काफी हद तक आता है, ये वही वाली बातें हैं। तो कहने का मतलब है अब्यूज में एक ही पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठा रही थी और इसमें प्रोटेक्टेड एग्रीमेंट्स में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज है। ठीक है, एक भाई ने फौरन से किताब को ऐसे बंद करने की कोशिश की, उन्हें लगा कि खत्म हो गई, खत्म थोड़ी हुई कहानी। जब मेरे पास 2 मिनट पड़े हुए हैं और एक छोटी सी डिस्कशन आगे है तो मैं क्यों नहीं उसे सामने से जाऊंगा। डिसेप्टिव मार्केटिंग, यकीन माने हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जरा ज्यादा समझाने के चक्कर में टाइम ज्यादा लगाया। जितना टाइम था मैं ये पूरा कंपटीशन खत्म कर सकता था, इवन हम उसमें भी एंटर हो सकते थे दूसरे वाले लॉ में, लेकिन मैंने ख्वाहिश ये की है कि आपको समझाया ज्यादा जाए। तो अगर आप ज्यादा समझने की सजा देना चाहते हैं कि नहीं सर ज्यादा समझाया तो बस अब हमने थोड़ा ही पढ़ना है, छोटी सी बात है। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस डिसेप्टिव, डिसेप्टिव बोले तो धोखा देने वाली मार्केटिंग प्रैक्टिस। अब आप टीवी पे ऐड देखें और उसमें आ रहा हो दुनिया की सबसे सस्ती कॉल आपको मिलेगी हमारे नेटवर्क से, और आप धड़ाधड़ जाके वो वाली सिम ले लें और बाद में पता लगे कि दुनिया की सबसे सस्ती कॉल जब उन्होंने कहा तो नीचे लिखा था पर 2 सेकंड ऑफ बिलिंग हमारी कॉल सबसे सस्ती है। या आप एक बड़े से ब्रोशर पे एक बड़ा सा बिल बोर्ड पे आप देखें, जबरदस्त लिखा हो कि जी आपको अब पूरे हफ्ते सिर्फ 2 रुपए में पूरे हफ्ते बात करें, और एक स्टार लगा हुआ और स्टार बहुत ही बारीक करके आप बिल बोर्ड के बहुत करीब पहुंच जाए, दूरबीन पकड़ लें फिर भी आपको नजर ना आएगा वो बारीक लाइन में क्या लिखा है। तो उसमें लिख रहा हो सिर्फ शाम, बल्कि सिर्फ रात 11 से 12 के दरमियान। करते तो ऐसे ही है, यानी कि आपको यहाँ जो हो रहा हो वो देखना है और फिर पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन कंपनियों के ऐड देखने हैं और फिर समझ जाना है कि किसे कहते हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अनफॉर्चुनेटली सब पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अगेन ना कोई शिकायत कर रहा है, और अगर शिकायत करें तो आगे से फिर केस जब चलता है तो उसमें वो साबित कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। Deceptive marketing practices shall be deemed to be continued in following circumstances: distribution of false या misleading information capable of harming business interest of other undertaking। आप ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे बाकी लोग मुतासिर हो जाएं। आप कह दें जी द ओनली 5G सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, सारे के सारे पागलों की तरह आपकी तरफ चले आएंगे। आप अपनी ही 4G को जो है वो अपने कुछ मोबाइल कंपनीज के साथ इंटीग्रेशन कर लें कि हमारे सिग्नल जब आपके पास आए तो आपने उसको 5G करके दिखाना है। पाकिस्तान में किसको पता लगना है कि 4G और 5G में कितना फर्क है। तो कहने का मतलब है इस तरह की झूठ बोलना जिससे आप दूसरे बिजनेसेस को मुतासिर करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर लैकिंग रीजनेबल बेसिस अबाउट प्राइस, आप प्राइस की बेसिस सही ना बताएं, करेक्टर सही ना हो उसका, मेथड या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, सुटेबिलिटी फॉर यूज और क्वालिटी ऑफ गुड्स। आप चीज ऐसे दिखाएं कि मतलब आप दिखाएं कि जी ये देखें जी ये इसने बॉर्नवीटा पिया और उसके बाद जो है वो उसने एक टैंक एक हाथ में उठा लिया। रेड बुल का एक एड था जिसमें वो कहते थे इट गिव्स यू विंग्स,
उसके ऊपर केस हुआ, अच्छे खासे $1 मिलियन का केस हुआ कि एक बंदे ने कहा मैंने रेड बुल पी, मुझे तो नहीं विंग्स मिले। मतलब मेरा ख्याल था ऐड देख के कि मैं पीऊंगा और मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। तो बाहर वाले अंग्रेज तो इस हद तक सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो मतलब स्टिंग से जनाब आप वो पूरी ट्रेन चला रहे हैं, स्टिंग से चला रहे हैं, हाँ स्टिंग पी के पूरी ट्रेन जनाब आपने चला दी और उस तरह से। तो ऐसी चीज का दावा करना जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, लोगों को धोखा देना या लोगों को बेचारों को इस तरह से, मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट के वो खा के बंदा अचानक से बड़ा जो है ना जबरदस्त सा निकले, उसका चेहरा भी बड़ा गोरा हुआ हुआ, बाल भी बड़े खूबसूरत से, वो अचानक से वो जहां से गुजर रहा हो 4-5 लोग बेहोश हो रहे हो उसे देख के, ये नौजवान नस्ल बेचारी घबरा के क्या करती है, प्रोडक्ट खरीद लेती है, फिर बाद में भी वो परिजात के पुराने स्टेटस से आगे जा नहीं पाते, वो बेचारे ना परेशान ही रहते हैं। तो ऐसा धोखा जिससे लोगों को गलत क्वांटिटी के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में या इस तरह से, या स्टिलमेंस लगा के भी गोरा ना हो तो ठीक है। अब वो जो ऐड आ रहा है ना कि 7 दिन में एक दिन ऐसे हुआ, फिर अगले दिन ऐसे हुआ, फिर अगले दिन ऐसे हुआ, अब आप 7-7 दिन लगा लगा के बार बार देखते रहे, फिर ऐड देखें, फिर कहें यार ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। इस तरह का धोखा जो कि प्रोडक्ट की प्लेस के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, कुछ भी इस तरह की चीज गलत बता रहे हो। फॉल्स या मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टाइजिंग, गलत कंपैरिजन, कि आप कहें हमारी पाकिस्तान की सबसे सस्ती कॉल जबकि सबसे सस्ती ना हो, आप कहें पाकिस्तान का सबसे तेज नेटवर्क जबकि सबसे तेज ना हो, ऐसे दावे करना जो कि गलत हैं वो उन्होंने मना कर दिया। फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम, प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग, आपने क्या किया, अपना एक सर्फ बनाया और सर्फ का लोगो और उसका जो डिजाइन और कलर है बहुत हद तक सर्फ एक्सेल जैसा कर दिया और बिल्कुल सर्फ एक्सेल के आसपास जाके रखवा दिया स्टोर्स पे, और लोगों ने मासूमियत में खरीद भी लिया। और तो ये भी बेसिकली गलत मार्केटिंग है कि आपने उसकी पोजीशनिंग, उसकी शक्ल से एक धोखा क्रिएट किया और लोग आपकी वो प्रोडक्ट उस धोखे में खा गए। आपने जनाब असली बड कढ़ाई कह के असली बड कढ़ाई वालों को छोड़ के और जो नकली वाली असली बड कढ़ाई थी वहां पे लोगों को बुलवा लिया। तो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी मार्केटिंग, ऐसी झूठी फॉल्स प्रोपेगेंडा जिसमें आप यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में कहीं पे भी कोई ऐसा क्लेम करें जिससे लोग धोखा खा के आपकी तरफ आ जाएं और कंपेटिटर्स को नुकसान हो जाए, ऐसी चीज को हम कहेंगे डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। इस चीज के अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले सकता है। जी, क्या जरूरी है कि केस हम करें? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुमोटो एक्शन भी ले सकता है और नॉर्मली किसी की शिकायत पे, और शिकायत कौन करता है? वो कंपेटिटर्स जिनका नुकसान हुआ होता है, वही अपने अंदर इतने नुकसान दुख में होते हैं कि वो शिकायत कर देते हैं। जी बिल्कुल, अगेन ऐसे ही है। तो जो शिकायत करने जाता है उनको वो साबित कर देते हैं कि तुमने भी फलाना टाइम पे ऐसे ही ऐड किया था। जब सब बेईमान होते हैं ना तो फिर एक दूसरे को पकड़वाते भी नहीं है। यही पाकिस्तान का अलमिया है। किताब अगर दिखाएं तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा पेज आपने पढ़ के। जी बिल्कुल ठीक है, कल जब आएंगे तो फिर जो भी इसमें अल्फाज मजीद तंग कर रहे होंगे हम उस पर बात करेंगे। पेज 97 पे नीचे प्रोहिबिशन अंडर कंपटीशन एक्ट, और उसके बाद अगले जो 3 प्रोहिबिशन हमने देखी हैं वो आप लोगों ने पढ़ के आनी है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, ऊपर डेफिनेशन दी हुई थी और वो जो शुरू वाली कहानी होती है वो दी हुई थी, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ी ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने पूरा लॉ पढ़ लिया। ओपन है कॉलेज, पता लग गया। ले जी, भाई ने एक्सप्रेसली इजहार कर दिया कि कॉलेज बंद नहीं हो रहा।